नमस्कार। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपने राजस्थान के भूगोल का टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु यानी राजस्थान की जलवायु कैसी है, राजस्थान की जलवायु में क्या विभिन्नताएं हैं, भारत से जो अपने विभिन्नताएं क्या क्या है, राजस्थान की जलवायु में मौसम में जो ऋतुएं हैं इनमें अंतर क्या होता है, जलवायु किस तरह की है, वर्षा किस समय होती है, ग्रीष्म ऋतु कब रहती है, शीत ऋतु कब रहती है, ये सभी बातें अपन जानेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये राजस्थान के भूगोल का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हल्के में मत लेना। ये अगर समझ में आ गया तो ये मान के चलो हर एग्जाम में 2-4 जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आपके हल हो जाएंगे और सभी लेवल के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक। राजस्थान का जो अपन भूगोल पढ़ रहे हैं इसमें अपन ने जो भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, भौतिक प्रदेश से अपन आगे बढ़ रहे हैं राजस्थान की जो जलवायु है इसकी तरफ। तो देखो, राजस्थान की अगर अपन सबसे पहले जलवायु की बात करें, अपना टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु, मौसम, इनकी अपन जानकारी आज लेंगे। तो देखो, राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हैं तो अपना सबसे पहले काम ये बनता है कि अपन जाने कि ये जलवायु क्या है, मौसम क्या है, ऋतु क्या है। तो सबसे पहले अपन इनको जानते हैं। जलवायु, मौसम, ये दो इंपॉर्टेंट है और तीसरा ऋतु जो है वो इसी से बनेगी, ऋतु। देखिए, जलवायु कोई भी स्थान है, कोई बड़ा स्थान, विस्तृत स्थान है, उस स्थान पर जो औसत वायुमंडलीय दशाएं हैं, औसत वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाओं का मतलब वहां का वायुदाब, वहां का तापमान, वहां वर्षा जो है, आर्द्रता है, उन सब का औसत जो है, औसत वायुमंडलीय जो दशाएं हैं उनमें लंबे समय के बाद जो परिवर्तन होता है, लंबे समय का मतलब 30-40 साल या 50 साल, तो 30-40 साल या 50 साल में जो परिवर्तन होता है उसको अपन कहते हैं जलवायु। जलवायु का मतलब क्या हुआ? किसी भी स्थान की औसत वायुमंडलीय दशाएं, किसी भी स्थान की औसत, आप पूरी परिभाषा लिख देना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, औसत वायुमंडलीय दशाओं। और औसत वायुमंडलीय दशाओं में क्या आता है? जैसे वायुदाब है, जैसे तापमान है, जैसे वर्षा है, आर्द्रता है, ये सभी, इनमें किसी भी स्थान की औसत वायुमंडलीय दशाओं में लंबे समय के परिवर्तन, लंबे समय का मतलब होता है 30 साल या 40 साल, 30 साल या 40 साल, लंबे समय के जो परिवर्तन होते हैं, लंबे समय बाद जो परिवर्तन होते हैं उसको अपन कहते हैं जलवायु। तो किसी भी स्थान की औसत वायुमंडलीय दशाओं में जो लंबे समय से परिवर्तन होता है उसको अपन जलवायु कहते हैं। अपन पढ़ रहे हैं जलवायु। जलवायु का ही छोटा पार्ट है मौसम। देखो, मौसम जो है, मौसम का मतलब ये स्थान विस्तृत है, ये स्थान थोड़ा छोटा स्थान है, कोई क्षेत्र है, यानी किसी क्षेत्र पर, किसी क्षेत्र में यही सेम होगा, औसत वायुमंडलीय जो दशाएं हैं ये सेम होगी। तो औसत वायुमंडलीय दशाओं लंबे समय की जगह कम समय, कम समय का मतलब, कम समय का मतलब 1 दिन हो सकता है, 2 घंटे हो सकते हैं, 6 घंटे हो सकते हैं, 1 सप्ताह हो सकता है, 2 दिन, 4 दिन, ये कम समय, 2 घंटा, 1 सप्ताह है, 5 दिन, ये कम समय के उदाहरण है। किसी भी क्षेत्र की औसत वायुमंडलीय दशाओं में कम समय में होने वाले जो परिवर्तन है उसको अपन कहते हैं मौसम। ऋतु में भी किसी भी क्षेत्र, इसमें जो क्षेत्र है बड़ा विस्तृत क्षेत्र भी है इसमें, तो किसी भी क्षेत्र या स्थान की औसत वायुमंडलीय दशाओं में, औसत वायुमंडलीय दशाएं शॉर्ट में लिखा है मैंने, कम समय में, इसका मतलब यहां है 3 से 4 महीने,
3 से 4 महीने में जो परिवर्तन होता है, 3 से 4 महीने में जो परिवर्तन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं ऋतु। वापिस देखिए, जलवायु किसी बड़े स्थान पर, किसी बड़े स्थान की जो औसत वायुमंडलीय दशाएं हैं, औसत वायुमंडलीय दशाएं, उनमें लंबे समय के बाद यानी 30 से 40 वर्ष लग जाते हैं किसी भी स्थान की जलवायु के परिवर्तन में, किसी भी स्थान की जलवायु के परिवर्तन में 30 से 40 साल लग जाते हैं। कोई भी स्थान है, छोटा स्थान है, जैसे आप जहां हो वहां पे मान लो 1 किलोमीटर का स्थान है, उस स्थान में जैसे सुबह अपन देख रहे हैं तेज धूप है, अचानक बादल आए छाए और अचानक वर्षा हो गई, तो ये उस स्थान का मौसम है, ये उस स्थान का मौसम है, जो छोटा स्थान है उसका ये मौसम है। तो 2 घंटे के लिए भी ऐसा मौसम हो सकता है, पूरे दिन के लिए भी हो सकता है, 2 दिन लगातार हो सकता है, 7 दिन लगातार हो सकता है, यानी अल्प समय में जो उसकी वायुमंडलीय दशाओं में उस क्षेत्र का परिवर्तन हुआ है उसको अपन कह रहे हैं मौसम। ऋतु, ऋतु को तो वैसे आप सब जानते ही हैं। ऋतु में ये जो परिवर्तन विस्तृत रूप है ये कम, और ये जो परिवर्तन ये 3 से 4 माह का जो परिवर्तन किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं में होता है उसको ऋतु कहते हैं। देखो अब भी समझ में नहीं आए तो आप देखो, मौसम, मौसम के अपने मारवाड़ी में वैसे शब्द जो होते हैं ना उनके अनेक अर्थ होते हैं। मौसम, मौसम के क्या क्या अर्थ निकाल देते हैं, जैसे एक तो गाना भी है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम बहुत अच्छा है। और मौसम से अपन निकाल लेते हैं, जैसे अपन देखते हैं कई बार कि शाम को अगर 8 बजे बाद में कई लोग कहते हैं चलो आज मौसम बनाते हैं, तो वो भी लोग मौसम बनाते हैं। और कई बार अपन देखते हैं कि अपने मारवाड़ी में मिराज का ज़्यादा शौक है लोगों को, मिराज, तो सुबह सुबह कई बार मिराज खाने के बाद ही उनका मौसम बनता है। तो मौसम के अपने मारवाड़ी में अनेक अर्थ होते हैं, और अपनी मारवाड़ी जो शब्द है, मारवाड़ी भाषा के शब्द है, इसके एक शब्द के काफी अर्थ होते हैं। तो यहाँ पे इस मौसम का अर्थ वो अपन ने अभी जो देखे हैं, मौसम बनाते हैं या मिराज खाने के बाद, ये कम समय के लिए परिवर्तन हो रहा है, तो इस मौसम से भी कम समय के लिए परिवर्तन होगा। ऋतु को आप सब जानते हो, 3-4 महीने की ऋतु आती है। और जलवायु लंबे समय का, अगर इसके बाद भी आपके समझ में ये नहीं आ रहा है तो आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो। जलवायु, क्लाइमेट एज ए वाइफ, मौसम एज ए गर्लफ्रेंड। ये मामला एक बार शुरू हो गया, एक बार अटक गया ना, तो परिवर्तन 30, 40, 50 साल बाद, यानी मरने के बाद, क्योंकि 25-30 साल की शादी होती है और उसके बाद 40-50 साल तक उस एक को ही रखना पड़ता है, यानी बहुत लंबे समय तक कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, वो है जलवायु। और कम समय 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, यानी कम समय के लिए जो आता है और चला जाता है। यहाँ मौसम 2 घंटा, 2 दिन, 1 सप्ताह, ये इस तरह से जो आता है जिंदगी में, वो है जीएफ, गर्लफ्रेंड, यानी वाइफ लंबे समय के लिए, शॉर्ट समय के लिए। और वो ऋतु वाला मामला तो आपको पता ही है, 2-3 महीने, 3-4 महीने का होता है। तो ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपन ने जलवायु, मौसम और ऋतु जो अपने को पढ़ना है वो क्या है ये देखा है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में जो मौसम विभाग का कार्यालय है, मौसम विभाग का मुख्यालय वो है पुणे, महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में। और राजस्थान में जो है, राजस्थान में अपने जो वेधशाला है वो है जंतर मंतर। कभी जाना देख के आना, वास्तव में जंतर और मंतर ही है वो। वहां जाओ तो किसी गाइड को साथ में लेना, नहीं तो इतना ही देखोगे कि यहाँ पे कुछ पत्थर है। गाइड को लेना, गाइड एक एक बात आपको बताएगा, तब पता चलेगा जंतर मंतर में क्या है। तो भारत में मौसम विभाग का जो मुख्यालय है वो पुणे महाराष्ट्र में है। राजस्थान में अगर अपन बात करें तो वेधशाला है, और ये क्या है, जंतर मंतर जयपुर में। बात अपन कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु की। अगर अपन जलवायु की बात कर रहे हैं तो राजस्थान की जलवायु कैसी है, राजस्थान की जलवायु कैसी है, ये अभी लिख रहा हूं मैं, समझ में आपके बाद में आएगा।
राजस्थान की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में है, हल्का सा उष्ण में है, इसका अध्ययन अपन अभी करने वाले हैं। तो राजस्थान की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये एक बार 3 लिख लें आप। अब देखिए राजस्थान की जो जलवायु है, इस राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, क्वेश्चन आ सकता है सीधा ऑप्शन में, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यह आ सकता है। कौन कौन से कारक है? अक्षांशीय स्थिति, एक बार बोर्ड भरने के बाद आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, धरातलीय स्थिति, वनस्पति, मृदा, वहां की मृदा या मिट्टी कैसी है। 7वां मुख्य रूप से राजस्थान के लिए है अरावली पर्वतमाला की स्थिति। अरावली पर्वतमाला की स्थिति ध्यान रखना। जलवायु लंबा टॉपिक है, लेकिन पूरा पढ़ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में 1 नंबर पे अक्षांशीय स्थिति, 2 नंबर पे समुद्र से दूरी, 3 नंबर पे समुद्र तल से ऊंचाई, 4 नंबर पे धरातलीय स्थिति, 5 नंबर पे वनस्पति यानी वन, 6 नंबर पे मृदा और 7 नंबर पे अरावली पर्वतमाला की स्थिति। इनका एक एक का अध्ययन करते हैं, एक बार शॉर्ट ले लें आप। पहला ले रहे हैं अपन अक्षांशीय स्थिति। अपने को ये देखना है कि अक्षांशीय स्थिति किस तरह से अपने को प्रभावित करती है। तो इसके लिए अपन पढ़ रहे हैं जो अपने कटिबंध है, ताप कटिबंध, उन ताप कटिबंधों को अपन पढ़ रहे हैं। ताप कटिबंध के हिसाब से अपने किस हिसाब से प्रभाव पड़ता है। ताप कटिबंध, ये मैंने बनाए हैं अक्षांश। इन अक्षांशों में ये है 0 डिग्री अक्षांश, जो सबसे बीच का अक्षांश है। ये है 23.5 डिग्री अक्षांश, ये है 66.5 डिग्री अक्षांश, ये नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये नीचे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 0 से ऊपर ये 23.5 डिग्री उत्तरी, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये 66.5 डिग्री उत्तरी, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी। इसको बोलते हैं अपन करक रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक वक्र, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। और ये बहुत अति महत्वपूर्ण विषय है। अक्षांशीय स्थिति किस तरह से अपने राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, वो अपन देख रहे हैं। देखो यहां मैं आपको बता रहा हूं ताप कटिबंध कि ताप कटिबंध क्या क्या है, कौन कौन से ताप कटिबंध है। ताप कटिबंध, देखिए ये जो आपको स्थिति दिख रही है, इस स्थिति में 0 से 23.5 ऊपर और 0 से 23.5 नीचे जो कटिबंध है, उस कटिबंध का नाम है उष्ण।
ये ऊपर और नीचे 23.5 तक जो कटिबंध है उसका नाम है उष्ण, और यहाँ पर भयंकर गर्मी रहती है। ये जो क्षेत्र है इसमें भयंकर गर्मी रहती है। इसके ऊपर अपन चलें तो इसका नाम है शीतोष्ण। शीतोष्ण शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण शीत प्लस उष्ण। और नीचे भी अगर अपन बात करें तो इसका नाम है शीतोष्ण, यानी शीत प्लस उष्ण। ऊपर चलें तो ये है शीत, और नीचे इधर देखें तो ये है शीत। यानी यहां पे अपन देखते हैं यहां 90 डिग्री है, यहां 90 डिग्री है। अब देखें ये उष्ण दोनों तरफ 0 से 23.5 तक, 23.5 से 66.5 तक शीतोष्ण, 66.5 से 90 तक शीत। देखो शीत और उष्ण दोनों का रूप है शीतोष्ण। यहां भी शीत प्लस उष्ण का बीच का भाग है शीतोष्ण। यानी यहां भयंकर गर्मी है, यहां गर्मी नहीं हल्की ठंड है, और यहां भयंकर ठंड है, यानी जमा हुआ प्रदेश है। अब देखो ये जो आपको भाग दिख रहा है शीतोष्ण वाला, इस शीतोष्ण वाले भाग को दो टुकड़ों में बांट दिया गया यूं 45 डिग्री से। इसके ऊपर का जो भाग है इसको उपशीत कहा जाता है, और नीचे वाले भाग को कहा जाता है उपोष्ण। नीचे वाले भाग को कहा जाता है उपोष्ण। अब यहां से अपनी शुरू होती है कहानी, किसकी? भारत की कहानी। अपना जो भारत है, ये भारत इन रेखाओं के बीच में आपको बताया, ये 23.5 डिग्री भारत को दो भागों में बांटती है, पता है आपको? ये स्थिति है भारत की, पूरे विश्व में इस जगह भारत है। अब देखिए नीचे उष्ण और ऊपर उपोष्ण यानी शीतोष्ण का भाग जो है, ये अपनी भारत की स्थिति है। इस भारत की स्थिति से अपन समझेंगे कि ये जो ताप कटिबंध है, इन ताप कटिबंधों से अपने यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अक्षांश स्थिति में ताप कटिबंध, और ताप कटिबंध में ये 45 डिग्री दो भागों में बांट रहा है। उपोष्ण, उपोष्ण और उष्ण इन दोनों का संबंध अपने भारत से है। तो इसी का अपन अध्ययन अभी कर रहे हैं। इसका अध्ययन कैसे कर रहे हैं अपन देखें। अपन देख रहे हैं भारत की स्थिति। ये भारत आपको दिख रहा है। इस भारत में ये आप स्थिति देख सकते हैं। ये जो आपको रेखा दिख रही है, ये रेखा ये है जो दो भागों में बांट रही है 23.5 डिग्री। ये नीचे का जो भारत है ये किसका हिस्सा है? उष्ण कटिबंध का। ऊपर का जो हिस्सा है पूरा ये किसका है? उपोष्ण कटिबंध का। उपोष्ण कटिबंध का। अब आप देखिए राजस्थान जो है, राजस्थान, अपन राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं, तो राजस्थान किसका हिस्सा हुआ? ये देखो रेखा जा रही है 23.5 डिग्री, जो राजस्थान को नीचे से थोड़ा सा अलग कर रही है। राजस्थान का जो मैप है, ये मैप इस तरह से है, नीचे से ये पूरा राजस्थान आपको अलग से दिख रहा है। इस राजस्थान में आप देख सकते हो नीचे थोड़ा सा टुकड़ा रहा है, यानी राजस्थान का नीचे जो कर्क रेखा से नीचे का हिस्सा है ये उष्ण कटिबंध का भाग है, और ऊपर का जो हिस्सा है ये उष्ण उपोष्ण कटिबंध का भाग है। तो राजस्थान जो है, अभी अपन ने देखा था कि राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, क्योंकि भारत में वर्षा मानसून से होती है, तो मानसूनी जलवायु। और कटिबंध कौन सा है? तो अपना कटिबंध है उपोष्ण, जो शीतोष्ण का उप विभाजन है, एक उपशीत और दूसरा उपोष्ण, जो अपने 45 डिग्री तक का अपना ये है। तो ये स्थिति है अपनी अक्षांश स्थिति। अब देखो अक्षांश स्थिति में अपने को ये देखना है कि ये जो रेखाएं हैं इनसे जैसे जैसे इससे इधर जाते हैं अपन ऊपर की तरफ, तो गर्मी कम होती है। पहली बात तो अपन इसमें देखेंगे कि अपनी जो रेखा है, अपने ये जो रेखा है, इस रेखा से नीचे उष्ण है पूरा, लेकिन यहां दोनों तरफ समुद्र है, यहां दोनों तरफ समुद्र है। तो यहाँ का जो समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसमें समुद्र का समकारी प्रभाव रहता है, जिसकी वजह से तापमान न ज्यादा बढ़ता है न ज्यादा घटता है। समुद्र अपना प्रभाव रखता है। तो इस उष्ण वाले गर्मी वाले भाग में समुद्र का प्रभाव रहता है, तो न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड। लेकिन अपना ये प्रदेश चपेट में है उष्ण वाले में, अपना ये प्रदेश चपेट में है उष्ण के में। और वो कैसे है?
अपने सूर्य की अगर अपन बात करें तो देखो सूर्य की जो स्थिति है, ये जो विश्व आपको दिख रहा है, इस विश्व वाले मैप में अगर अपन लाइन बनाएं, 1 2 3, ये करक रेखा है, ये मकर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री वाले। अब सूर्य की अपन बात करें, सूर्य ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये सूर्य है। सूर्य की किरणें किस हिसाब से पड़ रही है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है इस तरह से, इस रेखा पर। ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है इस तरह से, इस रेखा पर। ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है इस तरह से, इस रेखा पे। ये रेखा मकर रेखा, ये भूमध्य और ये करक रेखा। अब सूर्य का जो रोटेशन है वो इसी तरह से चलता रहता है, ऊपर से नीचे चलता रहता है। तो देखो सूर्य यहां है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सूर्य यहां है, 21 जून को सूर्य यहां है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य यहां है। इसको विस्तार से समझते हैं ये क्या मामला है। देखो सूर्य 21 जून को यहां है, तो जून के बाद जैसे जैसे आगे आता है अपने समय, जून के बाद जुलाई, ये जुलाई के बाद अगस्त, नीचे आ रहा है सूर्य वापस। सितंबर में सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही है भूमध्य रेखा पे। सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर, और नवंबर के बाद दिसंबर में सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही है मकर रेखा पर। 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर होती है, क्योंकि सूर्य उस समय दक्षिणायन में होता है। और फिर वापस दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, फिर मार्च को 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें पुनः पड़ेगी भूमध्य रेखा पे। मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई, और वापस जून। और यही रोटेशन इस तरह से ये चलता रहेगा, ये रोटेशन इस तरह से चलता रहेगा। यानी सूर्य की सीधी किरणें अपने कहां कहां पड़ती है। देखो अधिकतम यहां तक सीधी किरणें पड़ती है मकर रेखा तक, नीचे की बात करें तो, और ऊपर की बात करें तो सूर्य की सीधी किरणें अधिकतम पड़ती रहती है करक रेखा। तो और बीच में ये, अब इसमें से क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से क्वेश्चन ये बनते हैं कि सूर्य की सीधी किरणें करक रेखा पर कब पड़ती है। तो सूर्य की सीधी किरणें आप देख सकते हैं 21 जून को करक रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें यहां पड़ रही है, मतलब सबसे ज्यादा तापमान इस दिन अपने उत्तरी गोलार्ध में होगा। ये जो ऊपर का गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है पूरा, तो सबसे ज्यादा गर्मी जो है वो इस करक रेखा वाले भाग में सबसे ज्यादा उस दिन गर्मी होगी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन यही होगा। धीरे धीरे 21 मार्च को यहां आया है, सॉरी इधर चल के सितंबर में सीधी पड़ी है। तो सूर्य की सीधी करने भूमध्य रेखा पे, मतलब भूमध्य रेखा पर इस समय सबसे बड़ा दिन होगा। सूर्य सर्वाधिक समय तक रहेगा, सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे ज्यादा गर्म भी होगा। नीचे आएंगे तो 22 दिसंबर को इधर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। तो ये जो है मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पर इस दिन इधर दिन बड़ा होगा, यानी सूर्य की जहां सीधी किरणें पड़ रही है दिन बड़ा होगा। लेकिन यहां स्थिति ध्यान रखना, इस दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें बिल्कुल बीच में पड़ रही है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों तरफ दिन रात की अवधि बराबर होगी। और इस स्थिति को कहते हैं विषुव, और इसीलिए इस रेखा को कहते हैं अपनी विषुवत रेखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
पूछा जा सकता है कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती है, तो 21 जून। हालांकि बोरिंग सा लग रहा है आपको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमध्य रेखा पर कब पड़ती है, 21 मार्च, 23 सितंबर। और मकर रेखा पर कब पड़ती है, तो 22 दिसंबर को ये सीधी किरणें पड़ती है। और जब सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है 21 मार्च, 23 सितंबर को, तो इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। विषुव में क्या क्या है, और इसमें जो अपने ये ऊपर यहाँ पे सीधी किरणें पड़ रही, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इसका अभी अपन अध्ययन करते हैं। एक बार इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें और बना लें इसको। तो आगे अपन देखते हैं, सूर्य की सीधी किरणें, लंबवत किरणें 21 जून को अपने उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है, और सबसे तिरछी इस दिन। इसी से संबंधित अपन राजस्थान देखते हैं थोड़ा सा। इससे संबंधित राजस्थान में क्या देखते हैं अपन, ये देखिए, ये राजस्थान है। अब आप सोच सकते हैं कि यहां पर पूरे नए मैप में ले लेते हैं ताकि सही समझ में आ जाए। अपन देखना चाहते हैं कि सूर्य की जो तिरछी किरणें पड़ती है वो सर्वाधिक कहां और सीधी कहां। कर्क रेखा अपने गुजरती है यहां से, ठीक है, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें अपने यहां है, सॉरी सूर्य यहां है मकर रेखा पे, और भूमध्य रेखा पे, और ये अपने कर्क रेखा पे। अब देखो, सर्वाधिक सीधी किरणें जो पड़ रही है, सर्वाधिक सीधी या लंबवत, सीधी या लंबवत, वो पड़ रही है अपने जून में, 21 जून को। और सर्वाधिक तिरछी किरणें कब पड़ेगी, 22 दिसंबर को। 21 जून को सीधी किरणें राजस्थान में सर्वाधिक, और सबसे तिरछी किरणें यहाँ। और राजस्थान में भी ध्यान रखना, सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो क्षेत्र है इस पे, और सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पड़ेगी, श्रीगंगानगर, और सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना, सीधी या लंबवत बांसवाड़ा, और सबसे तिरछी किरणें गंगानगर में। अब आप इसमें थोड़ा सा और देखें, ये जो स्थिति है 21 जून की, इस 21 जून की स्थिति को कहा जाता है एक तो करक संक्रांति, एक ग्रीष्म अयनाथ, ग्रीष्म अयनाथ, ग्रीष्म अयनाथ। ये जो 22 दिसंबर की स्थिति है इसको कहा जाता है मकर संक्रांति। अपने मकर संक्रांति अलग होती है, जो अपने मकर संक्रांति पतंग उड़ाने वाली वो अलग होती है, मकर संक्रांति, या इसको कहते हैं शीत अयनाथ। ये विश्व की स्थिति है जिसको, इसको अपने, जैसे इसको शरद विश्व अपन कह सकते हैं, शरद विश्व, इसको ग्रीष्म विश्व अपन कह सकते हैं। तो ये स्थिति भी आप ध्यान में रखना। तो अब अपने स्थिति जो अक्षांश स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट, यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट आपको पता है यहाँ से शुरू हो जाती है, और 23 डिग्री 12 मिनट। तो अक्षांश स्थिति प्रभाव यूं डालती है कि अगर इसके जितना नजदीक होगा वो उतना ही गर्म रहेगा, वो प्रभाव उतना ही, वो स्थान उतना ही गर्म रहेगा। तो अपनी स्थिति ज्यादा दूर भी नहीं है, ज्यादा नजदीक भी नहीं है, 23-3 से 30-12। तो ये अपना पहला कारण हुआ है। अभी अक्षांश स्थिति पहला अपन ने जो कारण देखा है वो है। अब अपन दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण, अक्षांश स्थिति के बाद दूसरा कारण है समुद्र से दूरी। देखो समुद्र से दूरी अपने क्या मायने रखती है और कहां पे है। समुद्र से दूरी अपना ये भारत, इसमें समुद्र से ये अपना हो गया राजस्थान। इस राजस्थान की समुद्र से कहां कितनी दूरी है, देखिए ये जो स्थिति है यहां,
एक तो इस जगह पे और एक इस जगह पे। ये जो स्थिति है इसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी, और ये जो स्थिति है इसको कहते हैं खंबात की खाड़ी। ये जो पूरा सागर आपको दिख रहा है ये है अरब सागर, ये आपको पूरा सागर दिख रहा है ये बंगाल की खाड़ी। ये दूरी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं और अब आगे भी पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो समुद्र से दूरी से फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। फायदा तो ये है कि तूफान रोज नहीं आते हैं, और नुकसान ये है कि यहाँ पे समकारी प्रभाव रहता है। समकारी प्रभाव रहता है तो ज्यादा गर्मी और सर्दी का कोई लफड़ा यहाँ पे नहीं होता है, और यहाँ अपने वो लफड़ा होगा समुद्र से दूर है तो। समुद्र से दूर है तो वैसे समुद्र से दूर होने के नुकसान और भी है, जैसे बंदरगाह अपने पास नहीं है, राजस्थान में बंदरगाह नहीं है। तो कच्छ की खाड़ी से अगर पूछ ले आपको कि कच्छ की खाड़ी से राजस्थान की दूरी कितनी है, तो कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर है दूर राजस्थान। अगर पूछ ले खंबात की खाड़ी से कितना है तो 275 किलोमीटर दूर है। अगर अरब सागर से पूछ ले तो 400 किलोमीटर दूरी है। अरब सागर से राजस्थान की दूरी 400 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी से राजस्थान की दूरी 2900 किलोमीटर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, हल्का सा स्क्रीनशॉट मार लें। नेक्स्ट अपन तीसरा ले रहे हैं, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, देखिए राजस्थान का जो लगभग हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा, जैसे राजस्थान की औसत ऊंचाई की बात करें, राजस्थान की औसत ऊंचाई कितनी है, तो राजस्थान की औसत ऊंचाई है 370 मीटर। राजस्थान का अधिकांश भाग, राजस्थान का अधिकांश भाग जो है वो 350 से 400 मीटर ऊंचाई पे, जबकि अपने अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, अरावली की औसत ऊंचाई है 930 मीटर। देखो जितना ऊंचा भाग होगा वहां पे वर्षा उतनी ही ज्यादा होगी। तो राजस्थान में ऊंचाई कम है और यहाँ अरावली की ऊंचाई ज्यादा है। तो जैसे अपन देखते हैं माउंट आबू है, तो माउंट आबू पे वर्षा, माउंट आबू के क्षेत्र में यानी सिरोही में वर्षा ज्यादा होती है। तो जहां ऊंचाई वाला भाग है वहां पे वर्षा ज्यादा होगी, और ऊंचाई कम है तो वर्षा कम होगी। और ऊंचाई के साथ साथ तापमान का भी आपको पता है, धरातल से अगर अपन 165 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो यहाँ पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अगर अपन नीचे जाते हैं 32 डिग्री तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। धरातल के ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर पे 1 डिग्री कम, और यहाँ पे 1 डिग्री बढ़ जाता है, यानी उमस जो है ये नीचे ज्यादा है उष्मा, और ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंड होते हैं। जैसे ऊंचे प्रदेशों में जाते हैं तो ठंड अपने को महसूस होती है। हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लें। चौथा अपने पॉइंट है धरातलीय स्थिति। धरातलीय स्थिति और समुद्र तल से ऊंचाई की स्थिति में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। धरातलीय स्थिति में वही स्थिति रहती है जैसे समुद्र तल से ऊंचाई। तो धरातल जो है, ऊंचाई पर कोई धरातल है, ऊंचाई पर है तो वहां पे ठंडक होगी, और कहीं नीचा है तो नीचा जो स्थान है वो क्या होगा, गर्म होगा। कोई नीचा स्थान है तो वो गर्म होगा, और ऊंचाई पे है तो ठंडक होगी। वही बात है 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम, और नीचे जाने पे 32 पे जाने पे 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। तो धरातल की जो ऊंचाई है, धरातल की ऊंचाई है जो अपन ने अभी देखी थी समुद्र तल से, तो धरातल और समुद्र तल से जो मापी जाती है वो कहाँ मापी जाती है, समुद्र तल से, समुद्र तल की ऊंचाई कहां से मापी जाती है, भारत में चेन्नई से मापी जाती है। ध्यान रखना, समुद्र तल की जो ऊंचाई है वो भारत में चेन्नई से मापी जाती है। धरातलीय स्थिति में कोई प्रदेश ऊंचा या नीचा, ये उसकी धरातलीय स्थिति होती है। पांचवा बिंदु है अपना वनस्पति। देखो वनस्पति राजस्थान की जलवायु को किस तरह से प्रभावित करती है। आप ये चीज जानते हो
कि जहां पे वनस्पति ज्यादा है, जहां पे वनस्पति ज्यादा है, पेड़ ज्यादा है, हरियाली ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वर्षा जो है, वहां पे वर्षा ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे ठंडक रहेगी और ठंडक मिलने से बादल जो है यहाँ पे वर्षा करेंगे। तो वनस्पति के हिसाब से ध्यान रखना, दो चीजें है जो एक दूसरे के पूरक है, दो चीजें हैं एक दूसरे के पूरक है। दो चीजें क्या है, जहां पर वनस्पति ज्यादा होगी, वनस्पति ज्यादा होगी, वहां पर वर्षा भी क्या होगी, वर्षा ज्यादा होगी। जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां पर वनस्पति भी क्या होगी, ज्यादा, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो राजस्थान में, अगर राजस्थान की अपन संरचना की बात करें तो राजस्थान की संरचना में अपन देखेंगे, राजस्थान की संरचना में अपन देखेंगे ये जो क्षेत्र है, जैसे इस क्षेत्र में खूब वनस्पति है, या अरावली के प्रदेश में इधर खूब वनस्पति है, तो इधर क्या है, वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है। और इधर अपने को पता है कि रेतीला है स्थान और वनस्पति कम है, तो वर्षा भी क्या होती है, इधर कम होती है। तो वनस्पति भी बहुत मायने रखती है। छठवां अपना बिंदु है मृदा, या जिसको अपन कहते हैं मिट्टी, मृदा या मिट्टी। मृदा या मिट्टी किस तरह से संरचना, देखो राजस्थान का ये जो भाग आपको दिख रहा है, इस भाग में जो मिट्टी है उसके कण इतने मोटे हैं इस तरह से। यहां ये जो भाग है, इस तरह की मिट्टी, इधर इस तरह की बारीक मिट्टी इस तरफ रहती है, बिल्कुल बारीक बारीक कणों वाली, और इधर मोटे कणों वाली मिट्टी है। तो फर्क क्या है इसमें, ये जो मोटे कण की मिट्टी होती है, ये मोटे कण की मिट्टी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। ये मोटे कण की मिट्टी वर्षा जल जो है इसका अवशोषण तो कर लेती है, वर्षा जल का अवशोषण तो कर लेती है, लेकिन जल धारण क्षमता कम होती है, जल धारण क्षमता कम होती है, बहुत कम होती है। और ये जो बारीक मिट्टी होती है इस तरह की, इसमें इससे उल्टा होता है, ये गर्म भी लेट होती है, गर्म बहुत देर से होती है, और ठंडी भी देर से होती है। और यहां जो ये मिट्टी है इसका वर्षा जल अवशोषण जो है, वर्षा के जल अवशोषण की क्षमता अच्छी होती है और जल धारण क्षमता भी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया होती है। तो अपने ये प्रदेश में वर्षा हो भी जाती है तो वो मिट्टी जल्द उसको अवशोषित करके नीचे भेज देती है, और इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है ये अपने उसको अवशोषित कर लेती है और लंबे समय तक मिट्टी है उसको रखती है। जो कण है बारीक है इस साइड के, इस साइड के कण मोटे हैं। सातवां राजस्थान के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है अरावली पर्वतमाला की स्थिति। अरावली पर्वतमाला की स्थिति ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण है राजस्थान की जलवायु के लिए, और राजस्थान की जलवायु के लिए कैसे है वो आप इसमें देख सकते हैं। ये अरावली पर्वतमाला है, साथ में इंडिया के मैप से भी बता देता हूं ताकि जल्दी समझ में आए। यहां पे है अरब सागर, अरब सागर, यहां है बंगाल की खाड़ी, ए यानी पहले है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी बाद में, बी का मतलब यहां ही है। अपने मानसून दो आते हैं, अपने पहले मानसून आता है ये, तो ये मानसून इस तरह से अपने आगे बढ़ता है, अपने आगे बढ़ता है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ अरावली पर्वतमाला है। अब ये जैसे ही मानसून आगे बढ़ रहा है, ये मानसून आगे बढ़ रहा है तो अरावली पर्वतमाला के समांतर होने के कारण ये आगे निकल गया और राजस्थान में वर्षा नहीं करता है। दक्षिणी हिस्से में जहाँ पे अच्छी ऊंचाई है वहां पे हल्की फुल्की वर्षा
करता है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ हिमालय से टकराकर इधर जो है वायुदाब कम है, गर्म स्थान है, तो इधर आता है और यहाँ इस साइड अरावली पर्वतमाला की स्थिति होने के कारण रुक जाता है और पूर्वी राजस्थान में अच्छी वर्षा करता है। तो दोनों बातें अरावली की स्थिति से अरब सागर के मानसून को रोकती नहीं है, सीधा निकल जाता है, और बंगाल की खाड़ी के मानसून को रोककर पूर्वोत्तर राजस्थान में वर्षा करती है। और इधर वर्षा न होने के कारण ये जो क्षेत्र है ये वृष्टि छाया प्रदेश में है। वृष्टि छाया प्रदेश यानी किसी भी पहाड़ पर्वत के पीछे का जो हिस्सा होता है जहां पे हवा यानी ये जलवायु जो है मानसून जो है, मानसून की पवनें नहीं पहुंचती, उसको अपन वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो ये अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश इस तरह पश्चिमी राजस्थान है, तो इस साइड वर्षा हो जाती है, इस साइड वर्षा नहीं होती। ये अरावली की स्थिति है। आगे अपन पढ़ेंगे ऋतुएं। ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है। तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट में अभी पढ़ेंगे अपन जलवायु में। पहले अपन ने अभी जलवायु का सामान्य अध्ययन किया है, जलवायु को प्रभावित करने वाले राजस्थान के कारक देखे हैं, और अब अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में वो देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या होता है। तब तक धन्यवाद।